So today we are doing chapter 2 Constitutional Design class 9 part 3. So अब साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ते पढ़ते हम इंडिया के कंटेक्स्ट में आ गए हैं। हम पढ़ रहे हैं कि उस टाइम पे कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक ब्रीफ स्केच पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। जो ड्राफ्टिंग हुई थी इस डॉक्यूमेंट की जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है, वो एक असेंबली ने करी थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको इलेक्ट किया था लोगों ने, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है, उन्होंने मिलके ड्राफ्ट करी थी। इलेक्शंस जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कब हुए थे कोई पूछे तो ये मार्क कर लो एमसीक्यू में, जुलाई 1946 में हुए थे। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। इसके तुरंत बाद ही आपको पता है दिसंबर 1946 में मीटिंग हुई, देन तुरंत बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कंट्री को डिवाइड कर दिया गया, पार्टीशन हो गया, इंडियन पाकिस्तान हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई थी इसी बात में। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिफरेंट एंड पाकिस्तान की वाज डिफरेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये डेट जरूर मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 पे असेंबली ने अडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, बट इट केम इन इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया ये जरूर मार्क कर लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 में। ओके, तो अडेप्ट कब किया हमने इस डेट को, 1949 में, तो 26 नवंबर। बट हमने इफेक्ट में कब लाया, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रियलिटी में अडेप्टेशन में आया था। टू मार्क दिस डे, आपको पता है कि जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। अब आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई 26 जनवरी इज कॉल्ड एज अ रिपब्लिक डे? Because at that day the Constitution of India came into effect, 26 January 1950. Okay, so why should we accept the Constitution? हमें क्यों ये accept करना चाहिए इस Constitution को, जिसको बनने में 7 decades लग गए? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट एक रीजन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कभी द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ द मेंबर ऑफ नो। ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में रिटेन कर लेना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी व्यू नहीं दिखाएगा जो उसके मेकर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का ही। ये एक्सप्रेस करता है एक ब्रॉड कंसेंसस, एक बड़े लेवल पे एक ब्रॉड कंसेंसस, एक ब्रॉड टाइमलाइन, एक ब्रॉड माइंडसेट को। ओके, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा, फ्रेश दोबारा शुरू से दोबारा लिखना पड़ा, बिकॉज जो बेसिक रूल्स उन्होंने स्टार्ट करे थे लिखते वक्त वो सबने एक्सेप्ट नहीं करे थे, ऑल मेजर सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने। पर मैंने इंडिया का आपको पढ़ाया है कि कुछ बेसिक आइडियाज थे, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात, वो सब एक्सेप्टेड बाय ऑल थे। तो हमारे यहाँ पे बेसिक रूल्स एक्सेप्ट बाय ऑल थे, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी एक्सेप्ट हो गया। और आज तक भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एज इट इज ही है। अमेंडमेंट आती हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द सेम, इट नेवर गॉट एनी like changes, any major changes, or I would say that any rebuking of the constitution never happened. In some other countries the constitution exists a mere piece of paper। कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर पे कुछ रूल्स लिख दिए ऐसा बन गया है, कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। द एक्सपेरिमेंट ऑफ अवर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही डिफरेंट था। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी बहुत सारे ग्रुप्स ने क्वेश्चन किया है कुछ प्रोविजंस पे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, बट कोई भी लार्ज सोशल ग्रुप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये क्वेश्चन नहीं करा है कि ये लेजिटिमेट है या नहीं, कि ये एक्चुअली में सही है या नहीं, इस पे कभी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमें मिली है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 27 तरीके से पलटी हो, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी ने रिब्यूक करके नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आने की या नया दोबारा लिखने की कोशिश करी हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी तरह से, किसी भी एसोसिएशन ने कभी ऐसा नहीं करा है, बिकॉज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिस आइडियल्स पे लिखा गया है वो एक्सेप्टेड बाय ऑल है। ठीक है, द फर्स्ट रीजन तो ये हो गया दैट इट इज बेसिकली एक्सेप्टेड बाय ऑल, इट इज अ legitimately written constitution। Okay, the second reason is for accepting the constitution क्या बनेगा, is that constituent assembly जो वहां बैठी थी बनाने के लिए, वो रिप्रेजेंट कर रही थी एक्चुअली पीपल ऑफ इंडिया को। देयर वाज नो यूएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उस टाइम पे तो बात ही नहीं होती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके बारे में कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल। अच्छा देखो, ये बात आप मेरी समझो कि उस टाइम पे मैं मानती हूँ कि जो यूएएफ वाली सीन थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाली सीन थी, वो उस टाइम पे नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली आके बंदों ने चूज नहीं करा है।
इट वाज इलेक्टेड, क्यों इलेक्ट हुई थी? मेनली बाय द मेंबर ऑफ जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, उन्होंने ही उनको इलेक्ट करा और बिठा के जिता दिया। दिस एंश्योर्ड कि पर इस चीज को आप समझो, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो बंदे आए थे, वो अपने एरिया से ही तो बेस्ट बंदे उठ के आए थे ना, वो अपने एरियाज को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो आप समझ रहे हो? तो ये एंश्योर करता है कि एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर हुआ है मेंबर्स का, हर रीजन के मेंबर आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठे हैं। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय, किसने डोमिनेट करा इस असेंबली को? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसी पार्टी ने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ा। बट द कांग्रेस इटसेल्फ, बट याद रखना जो आईएनसी थी ना उस टाइम की, उसके अंदर खुद ही इतने सारे वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, ओपिनियन थे, बहुत अलग-अलग ओपिनियंस थे। बहुत लोगों को कन्विंस करना था, आपने मीटिंग बिठाना, हर एक ग्रुप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। द असेंबली हैड मेनी मेंबर जो कि एग्री नहीं करते थे कांग्रेस के डिसीजंस से, मान लो, ठीक है? इन सोशल टर्म्स, सोसाइटी के टर्म्स में देखो, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो हर तरह के लोग कांग्रेस आईएनसी का पार्ट थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई है यूएएफ के बेसिस पे, इट्स कॉम्पोजिशन बड़ा ही डिफरेंट रहा है। इवन इफ कह रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे ही एक्सेप्ट हुई है, बट इसका कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट रहा है। हर तबके के, हर तरह के, हर काम के, हर लैंग्वेज के लोग साथ में मिलकर आए हैं और उन्होंने काम करा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें एक एक लीडर की बात है, इन बॉक्सेस को जरूर रीड करना, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला राजेंद्र प्रसाद है, ये बिहार में बॉर्न हुए थे, ये प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये बहुत ही फेमस लॉयर थे, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में बहुत अच्छा काम किया था और बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बन गए थे और लेटर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गए थे। नेक्स्ट देखो, ये जयपाल सिंह सर हैं। जयपाल सिंह सर झारखंड में बॉर्न हुए थे, ये स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे, ये कैप्टन रहे हैं हमारी हॉकी टीम के, और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे आदिवासी महासभा कमेटी के। ओके, एंड ही वाज़ अ फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी एज़ वेल। अब देखो, एचसी मुखर्जी, ये बंगाल में हुए। देखो, अलग-अलग रीजन के लोग हैं, झारखंड के भी, बंगाल के भी, हर एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। वाइस चेयरमैन रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड ही वाज़ एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस के लीडर रहे हैं, मेंबर रहे हैं क्रिश्चियन काउंसिल के, एंड गवर्नर बने थे वेस्ट बंगाल के बाद में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, फाइनली द मैनर इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्ड, जिस तरह से इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने साथ में मिलकर आप आकर काम करा है, इट गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्योर बनाता है, सैंक्टिटी मिलती है उसको, प्योरिटी पता लगती है इसकी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर में काम करा है। ये तीनों चारों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिस्टम से, पूरा ओपनली, कुछ भी हिडन काम नहीं हुआ है, और पूरा कंसेंशुअल मतलब सबकी कंसेंसस से ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस, जो भी बेसिक प्रिंसिपल बनाई गई है, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाई गई, डिसाइड हुई, उसे एग्री करा। देन जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसको चेयर कौन कर रहा था, याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये साड़ लगा लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको डिस्कशन के लिए बहुत सारे राउंड्स हुए डिस्कशन के। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो बहुत सारे राउंड्स हुए, डिस्कशंस हुए, हर एक क्लॉज बाय क्लॉज चीजों पे बात करी गई। आपको याद है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीजें उठाई। जैसे मान लो यहाँ से उठा रहे हैं, तो इस चीज की क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक प्रोविजन की स्टडी, डिबेट, डिस्कशन हुई है पार्लियामेंट मीटिंग में, तब जाके वो इंडिया के वे में देखा गया है कि इंडिया में अप्लाई होगा या नहीं, तब जाके उसको हमने एक्सेप्ट किया है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों? अमेंडमेंट्स मीन्स, लिख लो, चेंजेस, चेंजेस को कंसीडर किया गया। मेंबर डेलिब्रेटेड 114 डेज, देखो 114 दिन इनको लग गए, ओवर 3 इयर्स, जिसमें कि इन्होंने डेलिब्रेशन कर करके, डेलिब्रेशन बेसिकली डायलॉग्स, मीटिंग्स बिठा बिठा के इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल किया है। एवरी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया है, एवरी वर्ड स्पोकन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको रिकॉर्ड और प्रिजर्व किया गया है। इसको, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, जो ये रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक पन्ना, एक एक पेज जो है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को। वेल प्रिंटेड, ये जो डिबेट्स प्रिंट करी गई, तो पता लगा ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी, मोटी मोटी 12 बुक्स बन सकती हैं इससे। डिबेट्स प्रोवाइड करती हैं एक रैशनेल, की कोई मान लो पर्टिकुलर लॉ लाया है, तो वो लाया ही क्यों है,
उसके पीछे का राज़ क्या है, उसके पीछे का एसेंस क्या है, वो समझने के लिए, ठीक है? दीज़ आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मीनिंग क्या है, उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स बुक्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डीप मीनिंग हमें बताता है। ओके? नेक्स्ट गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये देखो ये बलदेव सिंह जी हैं ये हरियाणा में बॉर्न हुए थे ये एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं ठीक है और ये पांतिक अकाली पार्टी के मेंबर हैं पंजाब के और ये कांग्रेस में भी एक नॉमिनी रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर बने थे यूनियन कैबिनेट के ठीक है गाइडिंग वैल्यूज क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन दिस बुक हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट फिलोसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ठीक है वी कैन डू दिस इन टू वेज क्या बता रहा है ये अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द व्यूज ठीक है तो अब बेसिकली अब इसको छोड़ो अब हम पढ़ेंगे ये बेसिकली इस पैराग्राफ में इतना ही बता रहा है कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिलोसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत डेप्थ में ठीक है तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम प्रियम्बल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बताया था मैंने फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रियल मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अब चलो छोड़ो अब इसको पढ़ते हैं लेट अस टर्न वन बाय वन द ड्रीम एंड द प्रॉमिस आपको कुछ लोगों ने आप में से नोटिस किया होगा अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं है इनका नेम मिसिंग है ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों आपको पता है ना ये मर गए थे इनकी डेथ हो गई थी यू नो दैट येट बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो उनके विजन को फॉलो कर रहे थे राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया 1931 में महात्मा गांधी ने ही हैड स्पेल्ड आउट कि वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो उनकी एक इच्छा जो थी ना वो इन लोगों ने पढ़ी समझी और वो अप्लाई भी करी है देखो ये बोल रहे हैं I shall strive for a constitution which will release India from all the thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. तो देखो मैं यहाँ तक समझाती हूँ पहले देखो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ जिसमें कि कोई भी बंदिशें कोई भी पैट्रोनेज कोई भी पुरानी चली हुई रूढ़िवादियों वाली चीजें ना कंटिन्यू हो एक ऐसा इंडिया हो जहाँ पे एक पूरस से पूरस बंदा भी सोचे कि भाई उसकी वॉइस मानी जाएगी ही इज ऑल्सो हर्ड एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं बने एन इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी लोग हार्मनी में रहें देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी ना हो इनटॉक्सिकेटेड ड्रिंक मतलब वही एल्कोहल ड्रग्स वो सब चीजें ना हो एंड वुमेन इंजॉय कर पाए सेम राइट एज मैन आई शैल बी सैटिस्फाइड विद नथिंग एल्स देखो इन्होंने कितनी बेसिक चीजें बोली हैं वो इंडिया में इंडिया जैसी कंट्री में हम आज तक इन बेसिक चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं मैं बताती हूँ देखो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो हैं, ड्रग्स जो हैं, वो आज भी बहुत ट्रेंड में हैं, बहुत ज़्यादा यूसेज में है। पंजाब इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है एज़ अ स्टेट, ठीक है? द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी ये आज भी देखा जाता है। दलित स्कूल्स में बेसिकली स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, विलेजेस में अगर आप जाओ, तो आप देखोगे दलित्स के साथ आज भी पूरा व्यवहार हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें आज भी हो रही हैं और इंडिया इस चीज़ से रोज़ लड़ रहा है। लोग रोज़ लड़ रहे हैं इस चीज़ से। देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि सारी कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी है, पीस है? अभी तो मुझे देखो मैं अगर सच बताऊँ तो हमेशा कुछ ना कुछ chaos है और रहेगा। बट आई रियली विश कि ये हार्मनी में बदले। नेक्स्ट हाई क्लास और लो क्लास बट दिस इज़ द थिंग इन इंडिया हाई क्लास आर गेटिंग हायर एंड लो क्लास आर गेटिंग लोअर बिकॉज़ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। पीपल रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। दिस इज़ वेरी फेमस स्टेटमेंट व्हिच वी ऑल नो एंड व्हिच वी ऑल एग्री अपॉन। ठीक है? और आपको क्या रियली लगता है कि जो पुअरेस्ट है उसकी वॉइस हर्ड करी जा रही है रियल लेवल पे, रियलिटी में? ऐसा बहुत मुश्किल है बट इसके पीछे बहुत स्ट्रगल हो रहा है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेफ्टिस्ट हैं जो आ रही हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स पे भी ध्यान दे रही हैं, एससी, एसटी, अनटचेबल्स पे भी ध्यान दे रही हैं और मेबी वन डे महात्मा गांधी के सारे आइडल्स फॉलो किए जाएँ। बट इन रियलिटी देखा जाए तो ये चीज़ों पे काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। द ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी देखो इनका ड्रीम क्या था कि इनइक्वालिटी ना हो। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का भी ड्रीम था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है? इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग थी कि इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव किया जाए। इन्होंने जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है महात्मा गांधी को और उनके विजन्स को। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी एंग्ज़ायटी साफ दिख रही थी। जो ये हमारे अंबेडकर जी की बात हो रही है ना, ये बता रहे हैं कि अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि अनटचेबिलिटी रिमूव हो जाए, बट उनका वो तरीका बिल्कुल अलग था महात्मा गांधी जी से।
और उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया। देखो ये स्पीच उन्होंने दी है, किसने दी है? भीमराव अम्बेडकर ने। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आने वाली हैं हमारी लाइफ। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है। कह रहा है पॉलिटिक्स में तो रिटनली हमने लिख दिया है कि इक्वालिटी है। In social and economic life, we still have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote. ये होगा वन वोट वन वैल्यू, है ना? वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो कह रहा है ये तो हम मान रहे हैं पॉलिटिक्स में, बट इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ हमें ये चीज को कंसिडर करना चाहिए। अपना इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए कि ये जो प्रिंसिपल है ना कि वन मैन वन वैल्यू की, ये अपहेल्ड हो। बट ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि डिनाई हो रही है ये प्रिंसिपल हमारी। हम कितने टाइम तक इन कॉन्ट्रडिक्शंस में जिएंगे कि पॉलिटिक्स में कुछ है, रियल लाइफ सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में हमारा कुछ और है। तब तक ये डिनाई होगी इक्वालिटी लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में। अगर हम डिनाई करते रहेंगे फॉर लॉन्ग, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन। मतलब ये कह रहा है अगर हम ज़्यादा टाइम तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देंगे लोगों को, तो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएँगे, अपहेल्ड नहीं कर पाएँगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी ये चेयरमैन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी के, एंड ही वाज़ आल्सो अ दलित, एंड he wanted to work for Dalit people and he wanted to give them a good life. फाइनली लेट अस अंडरस्टैंड जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच के बारे में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो इन्होंने रात को दी थी मिडनाइट में 15 अगस्त 1947 जब इंडिया बना था। क्या स्पीच थी वो? लॉन्ग ईयर अगो वी हैड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इनकी एक किताब है ये, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। And now the time came when we shall redeem our pledge, not wholly or fully measure, but very substantially. At the stroke of the midnight, when the world sleep, India will awake टू लाइफ एंड फ्रीडम। चलो इसको मैं समरी बता देती हूँ इसकी, ये बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि एक ओल्ड एज एंड हो गई है, एक न्यू एज आने वाला है, हमारा एक न्यू नेशन बनेगा, हमारा सोल ऑफ द नेशन आएगा। ठीक है, एक नया नेशन बनने जा रहा है जिसमें कि हम डेडिकेटेड रहेंगे टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ इंडिया और इसके लोगों के तरफ। ठीक है, फ्रीडम और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया को, सॉवरेन मतलब होता है आजाद, सॉवरेन इंडिया को हम लोग जो बर्थ हो रहा है हमारे फ्रीडम का, नई-नई फ्रीडम हमें मिल रही है, ठीक है? फ्रीडम कह रहा है हमें नई-नई मिल रही है, पर उसके साथ हमारे दिलों में एक सॉरो, एक गम भी है, क्योंकि आपको पता है ना पार्टीशन हुआ था बहुत तगड़ा, उसका दुःख भी था। इसके बारे में ही बात कर रहे हैं ये कहीं न कहीं, ठीक है? देखो क्या भी रहे, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हू सफर। ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब एक एंडिंग होगी पॉवर्टी की, इग्नोरेंस की, डिसीजेस की, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, हर चीज अच्छी होगी, पॉवर्टी खत्म होगी, इग्नोरेंस खत्म होगी, बीमारियों से लड़ेंगे, खत्म करेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को खत्म करेंगे, सब लोगों को इक्वल बना देंगे हम। ठीक है, greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि हमारी जो टीयर्स एंड सफरिंग है वो रिड्यूस होगी, खत्म होगी। बेसिकली यही सारी बात बोले जा रहे हैं। इनके बारे में ये जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी, इन सब के बारे में पढ़ो, छोटे-छोटे नोट्स बनाओ, अपने पास रखो, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है? वैसे भी अगर ना भी आए ना, इफ यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, you can write one line or two about these people that will be very effective for you in the exam. Thank you so much for watching my video. Do like, comment, share, and subscribe.